दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज की हमारी क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम है द नाइट एजेंट सीजन 1 और यकीन मानिए ये सीरीज आपका दिमाग हिला देगी। क्राइम और प्रोग्रामिंग की दुनिया से जुड़ी द नाइट एजेंट की कहानी बेहद शानदार है, लेकिन ये सीरीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत मेट्रो ट्रेन से होती है, जहां एक लेडी अपनी बेटी के साथ बैठने के लिए सीट ढूंढ रही थी। पीटर सदरलैंड नाम का एक FBI एजेंट उस लेडी को इस तरह खड़ा नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन्हें अपनी सीट दे देता है और कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। कुछ देर बाद पीटर की नजर एक ब्लैक जैकेट पहने हुए आदमी पर पड़ती है, जो किसी बैग को चुपचाप सीट के नीचे रखकर अगले स्टॉप पर उतर जाता है। पीटर को शक हो जाता है कि अगर ये बैग उसी आदमी का है तो वो इसे यहाँ क्यों रख कर गया। इसलिए पीटर उस बैग को खोल कर देखता है, लेकिन बैग के अंदर रखे बॉम्ब को देखकर पीटर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत इमरजेंसी चैन को खींचता है और फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं FBI से हूँ। सभी लोग तुरंत इस ट्रेन से बाहर निकलिए क्योंकि यहाँ बॉम्ब है। पीटर की बात सुनने के बाद सब लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं। फिर पीटर भी उस बच्ची को लेकर नीचे उतर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक जोर का धमाका होता है, जिसके कारण पीटर को काफी चोट पहुंचती है। हालांकि पीटर ने बच्ची को तो बचा लिया था, लेकिन उसको खुद को बॉडी पेन महसूस हो रहा था। पुलिस के आने के बाद पीटर उनसे पूछता है कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए। फिर ऑफिसर कहती है सिर्फ एक ही मरा है, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं होते तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। फिर ऑफिसर के जाने के बाद पीटर देखता है कि सामने लगी भीड़ में वही ब्लैक जैकेट पहने आदमी खड़ा हुआ है जिसने ट्रेन के अंदर बॉम्ब रखा था। फिर पीटर तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो ब्लैक जैकेट वाला आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर पीटर पर ही हमला कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। पीटर जब दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो एक कार पीटर को जोर की टक्कर मार देती है और उसे घायल कर देती है। अगले सीन में हम रोज नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करती है और आज वो अपनी किसी फॉर्मल स्पीच की तैयारी कर रही थी। तभी रोज की फ्रेंड उसकी कॉलर में माइक लगाती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रोज की बॉस उसके पास एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट लेकर आती है, जिसको देखकर रोज बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। अब मेट्रो ट्रेन वाले हादसे को 1 साल बीत जाता है। पीटर के ऑफिस की चीफ, जिसका नाम डायना फार था, वो पीटर को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उन्हें पीटर के काम को लेकर कई सारी शिकायतें करनी थी। फिर डायना पीटर को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक रिपोर्टर पीटर के पिता को देशद्रोही बोल रहा था। फिर पीटर उसको पीटने लगता है। दरअसल पीटर के पिता को सभी लोग देशद्रोही मानते थे। फिर डायना पीटर को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेसिडेंट से लेकर सभी एजेंट्स को ये बात पता है कि उस वक्त मेट्रो ब्लास्ट में तुम हीरो थे। तुम्हारा काम है नाइट एक्शन में खुद को बिजी रखना, यानी कि पूरी रात एक फोन के सामने बैठना जो शायद कभी ही बजे। फिर डायना पीटर को कहती है कि तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम यहाँ के सभी एजेंट्स में सबसे लो पोजीशन पर हो और अगर तुम इस तरह की हरकत करते रहे तो प्रमोशन तो दूर, तुम्हें काम से भी निकाल दिया जाएगा। फिर वो जाते जाते पीटर को कहती है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए तुम और हाकिंस यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। दरअसल हाकिंस वहाँ का डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है और पीटर का दूसरा सीनियर, लेकिन वो पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब पीटर अपने ऑफिस में आकर कुछ फाइलें चेक करने लगता है और अपने हर रोज के काम में लग जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने अंकल हेनरी और आंटी एमा के घर रहने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी जेब में अब एक भी पैसा नहीं बचा था। डिनर के वक्त रोज उन दोनों को बताती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और इसके अलावा सारे क्लाइंट्स और फंडर भी मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसलिए मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। रोज की बातें सुनकर एमा उसे कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, और फिर वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात के वक्त रोज को नीचे से कुछ आवाज आती है। फिर रोज जब देखने के लिए जाती है तो उसके अंकल और आंटी बहुत घबराए हुए थे और कुछ दस्तावेज जला रहे थे। फिर एमा हेनरी को कहती है कि रोज ऊपर है, इसलिए हम यहाँ से भाग नहीं सकते और व्हाइट हाउस में भी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें ही उन दोनों से लड़ना होगा। रोज को समझ में नहीं आता कि एमा किन दोनों से लड़ने की बात कर रही थी और ये व्हाइट हाउस के लोग कौन हैं। फिर रोज तुरंत नीचे जाती है और एमा से पूछती है कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे और आपके पास गन क्यों है। फिर एमा कहती है कि अभी हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते, बस इतना जान लो कि हमें तुम्हारी जान बचानी है। फिर हेनरी रोज को एक पेपर देते हैं
और कहते हैं कि हमारे पड़ोसी फिनर के घर पर जाओ और उनके फोन से इसमें जो नंबर लिखा है उसको डायल करो। फिर फोन रिसीव होते ही नाइट एक्शन बोल देना और पेपर में लिखा कोड बताकर उनको कहना कि हमें हेल्प चाहिए। अब रोज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकलती है तो दो लोग घर के अंदर आकर एमा और हेनरी को मार देते हैं। फिर रोज जाते जाते उनमें से एक का चेहरा देख लेती है, लेकिन वो आदमी रोज का पीछा करने लगता है। फिनर के घर पर पहुंचकर रोज ठीक वैसा ही करती है जैसा हेनरी ने उसको करने के लिए कहा था। तभी रोज की कॉल पीटर उठाता है और कहता है कि कोड बताइए। रोज पेपर में लिखा हुआ कोड बता देती है, जिसके बाद पीटर उससे पूछता है कि आप कौन हैं, साइड वाइंडर या ग्लेज। अब रोज को समझ में नहीं आता कि ये किन लोगों के नाम है। फिर वो पीटर को पूरी बात बताती है कि मेरे अंकल और आंटी खतरे में हैं और उन्होंने ही मुझे ये नंबर दिया है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प कीजिए। फिर पीटर रोज से लोकेशन पूछता है और फौरन अपनी टीम को कॉल करके वहां पर भेज देता है, क्योंकि भले ही एमा और हेनरी को नाइट एक्शन की टीम ना जानती हो, लेकिन हर इंसान की हेल्प करना उसका फर्ज है। फिर घबराई हुई रोज पीटर को कहती है कि वो आदमी मुझे मारने के लिए यहाँ पर भी आ गया है। फिर पीटर रोज को गाइड करते हुए कहता है कि सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर में चली जाओ और फिर खुद को एक अलमारी के अंदर बंद कर लो। रोज ठीक वैसा ही करती है। फिर वो आदमी भी वहां पर आकर रोज को ढूंढने लगता है और जब वो नहीं मिलती तो वो अलमारी के पास भी पहुंच जाता है। अब रोज को बहुत डर लग रहा था, लेकिन पीटर उसको समझाता है कि हमारी टीम आस पास ही होगी, इसलिए तुम डरो मत और हिम्मत दिखाकर उस आदमी से मुकाबला करो। अलमारी के खुलते ही रोज के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो कोई हमलावर नहीं बल्कि पुलिस वाला ही था। पीटर के अर्जेंट एक्शन के कारण रोज की जान बच जाती है, क्योंकि अगर पुलिस वहां पर ना आती तो हमलावर रोज को खत्म कर देता। अब पुलिस को देखकर वो दोनों शख्स भी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों कौन थे और उन्होंने एमा और हेनरी को क्यों मारा, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद पीटर डायना को फोन करता है और रोज के साथ हुई घटना के बारे में उनको बताता है और साथ में वो ये भी बताता है कि हाकिंस वहां पर पूछताछ के लिए गए हैं। लेकिन पीटर की बात सुनने के बाद डायना उसे कहती है कि हाकिंस के भरोसे मत रहो, तुम खुद रोज को संभालो और वहां से कहीं दूर सेफ जगह पर ले जाओ। तब तक मैं व्हाइट हाउस जाकर किसी को नाइट एक्शन के लिए फोन के पास भेजती हूँ। अब डायना की बातों से ये साफ हो गया था कि व्हाइट हाउस के लोग और कोई नहीं बल्कि ये नाइट एक्शन एजेंट ही हैं। लेकिन इनमें से कौन सा एजेंट गद्दार है ये किसी को भी नहीं पता। फिर डायना के ऑर्डर के मुताबिक पीटर तुरंत रोज के पास पहुंचता है और उसे वहां से ले जाता है। रास्ते में रोज पीटर से पूछती है कि मेरे अंकल और आंटी कौन थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सब झूठ था। लेकिन पीटर उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने एमा और हेनरी का नाम नाइट एक्शन में पहले कभी नहीं सुना था, और अगर सुना भी होता तो वो रोज को नहीं बता सकता था, क्योंकि ये उनके नियमों के खिलाफ है। अब पीटर रोज को अपने घर ले आता है और उसको बदलने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। वो रोज को कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो, क्योंकि अपराधी कभी भी हमारा फोन ट्रैक करके यहाँ भी पहुंच सकते हैं। अब पीटर अपना दिमाग दौड़ाता है और साइड में एक कैमरा फिट करके रोज को वहां से ले जाता है, ताकि वो दूर बैठकर भी उन अपराधियों को देख सके। रोज को अब तक पता चल चुका था कि पीटर व्हाइट हाउस के लिए ही काम करता है, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा करती थी, क्योंकि पीटर ने उसकी जान बचाई थी। पीटर के अपार्टमेंट के बाहर दो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों वो नहीं थे जिन्होंने एमा और हेनरी को मारा था। वो दोनों रोज को भड़काते हुए कहते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, इसने पिछले साल बॉम्ब से मेट्रो को उड़ा दिया था, ये गद्दार है, ठीक अपने बाप की तरह। उन दोनों को रोज से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो पीटर की हड्डियां तोड़ने आए थे। फिर पीटर उन दोनों के आईडी कार्ड ले लेता है और कहता है कि यहीं रुकना जब तक पुलिस न आ जाए, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो FBI की स्वैट टीम तुम्हें कुत्ते की तरह मारकर घसीटती हुई यहाँ से ले जाएगी। फिर पीटर रोज को वहां से ले जाता है और रास्ते में डायना को कॉल करके उन दो लड़कों के बारे में भी बता देता है। फिर पीटर रोज को बताता है कि उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला मैं नहीं था और ना ही मेरे पिता देशद्रोही थे, ये सब बकवास बातें हैं। रोज को पीटर की बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए रोज की जान बचाई थी। फिर रास्ते में पीटर और रोज गौर करते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और ये उन्हीं अपराधियों की कार थी जिन्होंने एमा और हेनरी को मारा था। फिर पीटर तेजी से अपनी गाड़ी भगाता है और नाइट एक्शन में कॉल करके उनसे मदद मांगता है। रोज इस वक्त उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए पीटर हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको एक खरोच भी ना आए। तभी कुछ देर बाद दोनों कारों के बीच फायरिंग होने लगती है। फिर पीटर रोज को स्टीयरिंग संभालने के लिए देता है
और खुद उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रोज स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो घबराकर पीटर को कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा। फायरिंग के दौरान पीटर की कार का शीशा टूट जाता है, जिसके कारण रोज को थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी पीटर घबराता नहीं और तेजी से ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी पूरी तरह से मोड़ देता है। अब पीटर और उन अपराधियों की गाड़ी आमने सामने आ गई थी। फिर पीटर फुल स्पीड में अपनी कार भगाता है और अपराधियों की कार को जोरदार टक्कर मार देता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है। अब रोज ने ये तो पहचान लिया था कि गाड़ी के अंदर वही आदमी है जिसने उसके अंकल और आंटी को मारा था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण वो उसका नंबर नहीं देख पाती। अब पीटर रोज को अपने दोस्त के घर ले जाता है, जो पूरी तरह से खाली पड़ा था। फिर वहां पहुंचते ही पीटर उसके माथे पर दवाई लगाता है और फिर उसे सोने के लिए भेज देता है। फिर रोज पूछती है, तुमने जो मुझे कपड़े दिए थे वो किसके थे? फिर पीटर बताता है कि वो मेरी एक्स के कपड़े थे, लेकिन अब वो टेक्सास चली गई है और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन रोज के मन में तो हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन पीटर उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है। फिर रोज चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये नाइट एक्शन क्या है, लेकिन पीटर उसे ये सब बताना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो सिर्फ इतना ही बताता है कि नाइट एक्शन एक काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जहां हमारे एजेंट समस्या के वक्त कॉल करते हैं और मैं उनकी कॉल को ट्रांसफर कर देता हूं। पीटर का जवाब मिलने के बाद रोज सोने के लिए चली जाती है, लेकिन अभी भी उसे ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि उसके अंकल और आंटी नाइट एजेंट थे या नहीं। तभी पीटर अपना फोन उठाता है और घर में लगाए हुए कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, ताकि जब भी अपराधी वहां पर आए तो उसको पता चल जाए। फिर कुछ देर बाद दो लोग मुंह पर काला नकाब पहने पीटर के घर में घुस जाते हैं और वे लोग वही थे जिन्होंने रोज के अंकल और आंटी को मारा था। फिर पीटर उनको देखते ही तुरंत डायना को कॉल करता है और बताता है कि मेरे घर में कोई घुस गया है। फिर डायना तुरंत अपनी टीम के 2 ऑफिसर्स को वहां पर भेज देती है, लेकिन ऑफिसर्स के पहुंचने से पहले ही वो नकाबपोश घर से चले जाते हैं। तभी पीटर उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाकर देखता है और गौर करता है कि एक नकाबपोश ने अपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। फिर वो तुरंत उस अंगूठी को जूम करके देखता है और उसकी फोटो ले लेता है, क्योंकि ये सुराग आगे चलकर उसके काम आने वाला था। फिर अगली सुबह पीटर रोज को डायना के पास ले जाता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। रोज चाहती थी कि पीटर भी पूछताछ के वक्त उसके साथ रहे, लेकिन हाकिंस ऐसा नहीं चाहता था। फिर रोज कमरे में जाने से पहले पीटर से साफ कह देती है कि मैं अंदर कुछ भी सच बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मेरी आंटी को कहते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस के लोगों पर भरोसा मत करना। रोज ये सारी बातें पीटर को इसलिए बता देती है क्योंकि वो सिर्फ पीटर पर ही भरोसा करती थी। अगले सीन में हम सुजान नाम की लेडी को देखते हैं, जो रेडियो सुनते हुए अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी रेसिन और डेल नाम के 2 कपल्स सुसान के घर के बाहर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे और उनको देखते ही सुसान उनके पास चली जाती है और उनका हालचाल पूछने लगती है। सुसान को ये बात नहीं पता थी कि रेसिन और डेल वही लोग हैं जिन्होंने रोज के अंकल और आंटी की हत्या करी है। तभी सुसान के पूछने पर रेसिन बताती है कि मैं इसी घर में पली बड़ी हुई हूँ और आज मुझे इस घर की याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि डेल को ये घर दिखा लाऊं। सुसान की नजरें तो बस रेजिन की फूल जैसी बेटी पर टिकी हुई थी और उसको ये फैमिली बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए वो रेजिन को कहती है कि अगर तुम चाहो तो घर को अंदर जाकर भी देख सकती हो। सुसान जब उन दोनों को अपना घर दिखा रही थी तो मौका मिलते ही डेल उसे खत्म कर देता है और इसके बाद वे लोग सुसान के घर से एक बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठने से पहले डेल अपने बॉस को मैसेज करता है कि आपका काम हो गया है। फिर उसका बॉस उसे रिप्लाई करता है, तुम डीसी वापस आ जाओ और तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करो। वो दोनों उस बच्ची को सुसान के घर में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रेडियो में खबर आती है कि पुलिस वाले रेजेंसी मॉल के पास से अगवा हुई 10 महीने की बच्ची को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि उन दोनों ने ही इस बच्ची को अगवा किया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत मेट्रो ब्लास्ट से 3 महीने पहले के समय से होती है। ये बात तब की है जब रोज को ऑफिस से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें रोज की कोई गलती नहीं थी। रोज अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही थी और वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी की पहली सबसे सफल महिला सीईओ बनने वाली थी। लेकिन फिर एक दिन उसके पास उनके सबसे बड़े क्लाइंट लॉरेंस फिंस्टर की कॉल आती है। लॉरेंस बताता है कि हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है और हैकर 7.2 मिलियन बिटकॉइंस की डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन रिलीज करके हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। रोज को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसके करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
फिर रोज तुरंत मेन सिस्टम के ऑपरेटर खादिम के पास जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन खादिम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका साइबर कोड कैसे हैक हो गया। काफी ढूंढने के बाद रोज को पता चलता है कि ये काम उनकी ही कंपनी के एक मेंबर एडम का है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उस दिन से रोज को यकीन हो गया था कि किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि ज्यादातर अपने ही लोग धोखा देते हैं। ऑफिस में डायना और हाकिंस रोज से पूछताछ कर रहे थे। रोज की बातों से हाकिंस को शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि रोज ने पहले कहा था कि उसने एक क्रिमिनल का चेहरा देखा है, लेकिन अब वो कह रही है मैंने नहीं देखा। पूछताछ खत्म होने के बाद रोज गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर पीटर अंदर आकर हाकिंस से पूछता है कि क्या हुआ। जवाब में हाकिंस कहता है कि मुझे 30 साल का अनुभव है और मैं रोज की बातों से साफ साफ अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। पीटर को पहले से ही पता था कि वो झूठ बोलेगी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हुए अनजान बना रहता है और रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब पीटर रोज को एक होटल में लेकर जाता है और कहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए यही मिलेगा और साथ ही एक सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंट हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद रहेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो पीटर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, लेकिन पीटर जवाब देता है कि मुझे ड्यूटी पर जाना है। रोज का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो पीटर को यहाँ से जाने दे, क्योंकि जाने अनजाने में उसे पीटर से प्यार हो गया था और वो हर पल बस पीटर की ही आवाज सुनना चाहती थी। फिर पीटर रोज को अपने गले लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में पीटर के सभी सीनियर्स एमा और हेनरी के केस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। फिर हाकिंस डायना को बताता है कि एमा और हेनरी पहले काउंटर इंटेलिजेंस के लिए ही काम करते थे और कुछ समय पहले ही वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने नाइट एक्शन में अपनी भतीजी से फोन करवाया। इसका मतलब ये है कि वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस के पास अभी कोई सबूत नहीं था, इसलिए वहां पर बैठे हुए बेन और नेथन वहां से चले जाते हैं। हाकिंस के जाने के बाद डायना पीटर को कहती है कि मैं तुम्हें कैंपबेल की सारी फाइलें दिलवा दूंगी, बस हाकिंस के काम को डबल चेक करो। डायना ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे भी अब शक हो रहा था कि हाकिंस उनसे कुछ छुपा रहा है। ऑफिस से निकलने के बाद पीटर अपने फ्रेंड लियाम से जाकर मिलता है और पूछता है कि रिंग के बारे में तुम्हें कुछ पता चला या नहीं। लियाम उसे बताता है कि रिंग पर जो निशान बना है वो यूगोस्लाविया के किसी शाही परिवार का है। हो सकता है कि जिसने वो रिंग पहनी हुई थी वो प्रिंस का कोई रिलेटिव हो। पीटर इस बारे में और जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए लियाम के पास बस इतनी ही जानकारी थी। अब पीटर नाइट एक्शन ऑफिस में जाकर कैंपेबल्स की फाइल चेक करने लगता है। फाइलों को चेक करते समय पीटर को कुछ ऐसा पता चलता है जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर पीटर तुरंत ही डायना को कॉल करता है और बताता है कि हाकिंस पहले कैंपेबल के FBI हैंडलर हुआ करते थे। ये बात सुनने के बाद डायना भी चौंक जाती है, क्योंकि हाकिंस ने आज तक उसे ये बात नहीं बताई थी। फिर डायना पीटर को ऑर्डर देती है कि हाकिंस के सभी केसेस को अलग करो और कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट दो, और ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अब पीटर उनकी सारी बातें समझ जाता है और फिर वो फोन काट देता है। तभी कुछ देर बाद उसके पास रोज की कॉल आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। फिर वो पीटर को कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फोन किया है। फिर पीटर उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो भी रोज को पसंद करने लगा था। फिर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद पीटर पूरी रात जागकर डायना का दिया हुआ काम निपटाता है। अगले सीन में हम डेल और रेसिन को देखते हैं, जो उस बैग को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। रेसिन का बहुत मन हो रहा था कि वो बैग को खोल कर देखे, इसलिए वो उस बैग को खोल देती है, लेकिन उसके अंदर हाथी का टेडी पड़ा था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता है। रेसिन जब ध्यान से देखती है तो उसे टेडी में एक कैमरा दिखाई देता है, लेकिन फिर डेल उसे मना कर देता है कि हम इस कैमरे की रिकॉर्डिंग को नहीं देखेंगे। फिर कुछ देर बाद डेल के पास उसके बॉस का फोन आता है और उसके बॉस के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। इसका मतलब ये था कि मेट्रो ब्लास्ट वाले हादसे में ये लोग भी शामिल थे। तभी डेल का बॉस डेल को ऑर्डर देता है कि रोज को खत्म कर दो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। अब डेल अपने बॉस से रोज का एड्रेस ले लेता है और अगली ही सुबह वो और रेजिन सीधा उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर रोज रुकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि होटल में सीक्रेट सर्विस वाले मौजूद नहीं थे, जबकि उनको हर वक्त रोज की निगरानी करने का आदेश दिया गया था। तभी 10:30 बजते ही पीटर भी उस होटल में आ जाता है, क्योंकि आज उसने रोज के साथ ब्रेकफास्ट करने का वादा किया था। फिर जब वो देखता है कि यहाँ पर सीक्रेट सर्विस मौजूद नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है।
फिर कुछ ही मिनटों बाद होटल की लाइट भी चली जाती है और फिर वो भागता हुआ रोज के कमरे में जाता है। फिर वो रोज को कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों जब नीचे जाने लगते हैं तो डेल उन्हें देख लेता है और पीटर पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन पीटर जैसे तैसे रोज को बचाकर वहां से ले जाता है। फिर पीटर एक कमरे में जाता है और वहां की खिड़की तोड़ देता है और फिर रोज को कूदने के लिए कहता है। रोज इतनी ऊंचाई से कूदने से डर रही थी, लेकिन पीटर के कूदने के बाद वो भी वहां से कूद जाती है। फिर डेल फोन करके रेजिन को बताता है कि वो दोनों होटल से भाग गए हैं, जिसके बाद रेजिन भी उन्हें पकड़ने के लिए होटल से बाहर आ जाती है। फिर पीटर चुपचाप एक कपड़ों के शोरूम में घुस जाता है और डायना के पास फोन करके बताता है कि हम दोनों मुसीबत में हैं। फिर जब डायना को ये बात पता चलती है कि होटल में सीक्रेट सर्विस नहीं थी तो उसको हैरानी होती है। उस वक्त डायना के सामने बेन और नाथन भी मौजूद थे। फिर पीटर डायना से पूछता है कि सीक्रेट सर्विस को ऑथराइज कौन कर सकता है। फिर जवाब में डायना कहती है प्रेसिडेंट, मैं, बेन, नाथन और हाकिंस, और इसके अलावा डायरेक्टर विलेट। अब पीटर और डायना दोनों को ही हाकिंस पर शक था, लेकिन एपिसोड के अंत में उनका ये शक भी दूर हो जाएगा। फिर हाकिंस को वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि हाकिंस इस वक्त कहां पर है। अब पीटर रोज की जिम्मेदारी खुद ले लेता है और डायना को कहता है कि मैं आपके टच में रहूंगा। फोन काटने के बाद रोज पीटर को कहती है कि व्हाइट हाउस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें ये खुद पता लगाना होगा कि मेरे अंकल और आंटी क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उनसे किसको खतरा हो सकता था। पीटर को रोज की बात सही लगती है, इसलिए वो भी इस काम में उसका साथ देता है। अब पीटर और रोज एमा और हेनरी के घर में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर पड़ा सूखा खून देखकर रोज पीटर से पूछती है कि उन्हें कितनी गोलियां मारी गई होंगी। जवाब में पीटर कहता है 6। अब रोज को उनके मरने का बहुत दुख था, क्योंकि उनके सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। रोज को पीटर पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसे अब बाकी की सच्चाई भी बता देती है। रोज बताती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ आधी बात ही बताई थी। मेरे अंकल और आंटी ने उस रात और भी कई सारी बातें की थी। वो किसी आस्प्रे को वार्न करने की बात कर रहे थे और जंगल में ड्राइव जैसा कुछ। फिर पीटर रोज से पूछता है कि ये ड्राइव का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन रोज उसे कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ उनकी आधी अधूरी बातें सुनी थी। फिर पीटर अंदाजा लगाता है कि उस ड्राइव का मतलब जरूर हार्ड ड्राइव होगा और हो सकता है कि उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को जंगल में कहीं छुपा रखा हो। पीटर की बात सुनने के बाद रोज कहती है कि मुझे पता है कि वो हार्ड ड्राइव जंगल में कहां हो सकती है। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठकर सीधा जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम हाकिंस को देखते हैं, जो डेल और रेजिन के बॉस से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ रोज पीटर को बताती है कि मेरे अंकल के भाई रोन ने 30 साल पहले जंगल में एक कैबिन बनाया था, लेकिन फिर वो जापान चले गए और वो कैबिन मेरे अंकल ही संभालते थे। रोज को पूरा विश्वास था कि वो हार्ड ड्राइव वहीं पर होगी, क्योंकि उससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। फिर कैबिन में पहुंचते ही वे दोनों हार्ड ड्राइव ढूंढने में लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद पीटर को वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि हार्ड ड्राइव के अंदर का डेटा पूरी तरह से लॉक था। दूसरी तरफ रेजिन और डेल रोज को ना मार पाने के कारण थोड़ा उदास थे। फिर डेल के पास उसके बॉस का फोन आता है और कहता है कि प्लान चेंज हो गया है, इसलिए अब तुम्हें कहीं और जाना होगा। दूसरी तरफ रोज और पीटर अभी तक हार्ड ड्राइव को खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस पर तगड़ी वाली सिक्योरिटी लगी थी। रोज ने तो खुद साइबर सिक्योरिटी में काम किया था, लेकिन फिर भी वो इस लेवल की नहीं थी कि वो इसको हैक कर पाए। फिर पीटर जब उस सिक्योरिटी फोल्डर का नाम देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोल्डर का नाम था 2781, यानी वही नंबर जो 1 साल पहले उस मेट्रो का था। फिर पीटर रोज को बताता है कि 1 साल पहले मैं जिस मेट्रो में बैठा था उसका नंबर यही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हेनरी और एमा उस पर क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर पीटर डायना को बताने के लिए उसके पास कॉल करता है, लेकिन डायना के पास तो पहले से ही उनको बताने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज थी, और वो न्यूज थी हाकिंस की मौत। हाकिंस की लाश मेरोल्ड के एक खेत में पाई गई थी, जिसके बारे में पता चलते ही डायना तुरंत अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। फिर डायना पीटर को बताती है कि सीक्रेट सर्विस हाकिंस ने ही हटाई थी, क्योंकि वो मैसेज उसी के कंप्यूटर से भेजा गया था, लेकिन शायद उसके साथी ये नहीं चाहते थे कि वो हमें कुछ भी बताए। फिर डायना पीटर को ये भी बताती है कि हाकिंस के ऊपर 6 बार गोलियां चलाई गई थी, और ये बात सुनकर पीटर हैरान हो जाता है, क्योंकि हेनरी और एमा पर भी 6 बार गोलियां चलाई गई थी। फिर पीटर डायना को हार्ड ड्राइव के बारे में इन्फॉर्म करता है, और ये बात सुनकर डायना कहती है कि तुम जहां कहीं भी हो तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि हाकिंस के बाद अगला शिकार तुम दोनों हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
थर्ड एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट से होती है और ये तब की बात है जब मेट्रो ब्लास्ट को कुछ दिन बीत चुके थे। डायना 4 पीटर से एक जू में मुलाकात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी नाइट एक्शन का नाम सुना है। दरअसल डायना पीटर की बहादुरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और इसीलिए उसका मानना था कि पीटर जैसे ऑफिसर को नाइट एक्शन टीम में होना चाहिए। वो पीटर को बताती है कि तुम्हें एक कॉल एजेंट की जॉब करनी है जिसमें तुम्हें रात भर जागकर नाइट एजेंट्स की कॉल को ट्रांसफर करना होगा। अब पीटर को इस काम में ज्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि नाइट एजेंट्स तभी कॉल करते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं। पीटर उनकी सारी बातें सुनकर तुरंत इस जॉब के लिए मान जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने पीटर को उसकी काबिलियत के दम पर आंका था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हॉकिंस की मौत के बारे में सुनकर पीटर को विश्वास नहीं होता। फिर रोज पीटर को समझाती है कि हम व्हाइट हाउस में किसी को भी इस हार्ड ड्राइव का एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि अगर ये हार्ड ड्राइव गलत हाथों में चली गई तो हॉकिंस की तरह हम भी मारे जाएंगे। पीटर को यकीन था कि डायना इन सब में शामिल नहीं है और सिर्फ वही एक इंसान है जो हार्ड ड्राइव की सिक्योरिटी हटाने में उनकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन रोज इस बात को मानने से साफ मना कर देती है। फिर उन दोनों के बीच में डायना को लेकर थोड़ी बहस भी हो जाती है। फिर पीटर डायना को कॉल करता है और कहता है कि हम आज रात के बदले कल सुबह आएंगे क्योंकि रोज थोड़ा थकी हुई है। पीटर चेक करना चाहता था कि डायना इस कॉल को ट्रेस करेगी या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने इसे ट्रेस किया तो कल सुबह तक रेजिन और डेल वहां भी पहुंच जाएंगे। सुबह होते ही पीटर का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि रेजिन और डेल हाथ में गन लेकर सच में वहां पर आ जाते हैं। अब पीटर और रोज जैसे तैसे उनसे बचते हुए जंगल में भागने लगते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। रेजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार वे लोग बच कैसे जाते हैं, लेकिन डेल को विश्वास था कि एक न एक दिन वो उन दोनों को मार देगा। तभी हम डायना को देखते हैं जो सीक्रेट सर्विस एजेंट बेन अल्मोरा से कुछ सवाल कर रही थी। डायना पूछती है कि तुमने और डिप्टी ने बिना बताए रोज की सिक्योरिटी कैसे हटा दी, लेकिन बेन जवाब देता है कि ये सब हो जाने के बाद मुझे पता चला कि हॉकिंस ने क्या किया है। कुछ देर बाद बेन के पास एजेंट चेल्सी का फोन आता है जो कि बेन के लिए ही काम करती थी। दरअसल बेन ने उसको वाइस प्रेसिडेंट की बेटी मैडी की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। चेल्सी मैडी की दोस्त बनकर उसके साथ ही रहती थी और उसकी हिफाजत करती थी। फिर बेन चेल्सी को बताता है कि एरिक मॉन्क्स अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब वो भी मैडी की सुरक्षा में तुम्हारी हेल्प करेगा। दरअसल मॉन्क्स पहले प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन प्रेसिडेंट की सुरक्षा के दौरान उसे गोली लग गई और मजबूरन उसको काम छोड़ना पड़ा। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए बेन चाहता है कि उसको अपने काम पर वापस लाया जाए। फोन काटने के बाद चेल्सी सीधा मैडी के पास जाती है और एरिक से उसकी मुलाकात करवाती है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो अपने एक दोस्त सिस्को को कॉल लगा रहा था। दरअसल रेजिन और डेल जब रोज का पीछा करते हुए जंगल में आ गए तो पीटर ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और अब वो सिस्को को ये काम सौंपता है कि जल्दी से जल्दी उस गाड़ी का पता लगाओ। उसके बाद पीटर रोज को आगे का प्लान समझाता है और कहता है कि मैं डायना के पास जाकर उस हार्ड ड्राइव का एक्सेस लूंगा और तुम कहीं दूर बैठकर उसे हैक कर लेना। फिर होता भी सब कुछ ऐसे ही है जैसे उन्होंने सोचा था। पीटर डायना के पास जाकर झूठ बोल देता है कि रोज कहीं भाग गई है, लेकिन हार्ड ड्राइव मेरे ही पास है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हार्ड ड्राइव का इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉक तोड़ने में अभी लगभग 5 मिनट लगने वाले थे, इसलिए पीटर अपने ऑफिस में जाकर कुछ फाइलों को चेक करने लगता है। तभी हम मैडी को देखते हैं जो अपनी आर्ट क्लास में एक सुंदर सी पेंटिंग बना रही थी। मैडी अपने आर्ट प्रोफेसर पाउलो को पसंद करती है और वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन मैडी को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि पाउलो उसकी पीठ पीछे क्या क्या करता है। दूसरी तरफ रेसिन डेल को एक बड़े से घर में लेकर आती है जिसका मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वो डेल को कहती है कि कुछ दिनों तक हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। रेसिन और डेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रेसिन चाहती है कि उन दोनों की जिंदगी एक बड़े से घर में बहुत सुख के साथ बीते। फिर डेल उसे समझाता है कि जो लोग इन बड़े बड़े घरों में रहते हैं उनका मन अंदर से कभी भी खुश नहीं रहता, लेकिन रेसिन को तो बस एक आराम भरी जिंदगी चाहिए थी। सुपारी लेकर लोगों की जान लेना अब वो इस काम से थक चुकी थी और इसीलिए आज वो डेल को इस बड़े से घर में लेकर आई थी। अब लगभग 5 घंटे बीत चुके थे, जिसके बाद डायना 4 उस ड्राइव का पूरा डेटा अपने कंप्यूटर में खोलकर देखने लगती है। प्लान के मुताबिक रोज एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है और फिर नाइट एक्शन में फोन करके पीटर को अलर्ट कर देती है। फिर रोज का फोन आते ही वो तुरंत डायना के पास जाता है और कहता है कि रोज फोन पर आपसे बात करना चाहती है। अब जब डायना रोज से बात करने लगती है तो पीटर मौका देखकर ड्राइव का सारा डेटा रोज के लैपटॉप में ट्रांसफर कर देता है।
और ड्राइव को पूरी तरह से खाली कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का बार के अंदर मैडी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैडी उससे बात करना शुरू करती है तो वो लड़का उसे गालियां देने लगता है, क्योंकि वहां के सभी लोगों को पता था कि मैडी के पिता कौन है। फिर मोंक्स और चेल्सी बीच में आकर पूरे मामले को संभाल लेते हैं, लेकिन बाद में चेल्सी मोंक्स को बहुत डांटती है, क्योंकि उसका ध्यान न होने के कारण उस लड़के ने मैडी के बाल पकड़ लिए थे। फिर चेल्सी ये बात बेन को बताती है, लेकिन बेन उसको समझाता है कि मोंक्स को थोड़ा समय दो, उसके अंदर इतनी खूबियां हैं जितनी तुम सोच भी नहीं सकती, बस उन खूबियों को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ डायना को जब ये बात पता चलती है कि हार्ड ड्राइव पूरी तरह से खाली है तो उसका शक सीधा पीटर पर जाता है, क्योंकि कॉल पर जब वो बात कर रही थी तो पीटर उसके ऑफिस में बर्नर फोन लेने गया था। फिर पूछने पर पीटर झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बात जब बिगड़ने लगती है तो वो उनको सच बता देता है। फिर पीटर उनसे पूछता है कि आपने हम पर हमला क्यों करवाया, क्योंकि कल जब मैंने आपसे बात की थी तो आपके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं। फिर पीटर की बात सुनते ही डायना तुरंत अपना फोन स्पाई चेकिंग के लिए भेज देती है, ताकि उसे भी पता चल सके कि कॉल किसने ट्रेस की। डायना पीटर को समझाती है कि मैं कसम खाती हूँ, मैंने हाकिंस को नहीं मरवाया और ना ही मैं किसी के साथ मिली हुई हूँ। अब डायना पीटर को वो सारी सच्चाई बताना शुरू कर देती है जो उसको नहीं पता था। वो उसे बताती है कि 2 महीने पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने नाइट एक्शन की शुरुआत मेट्रो बॉम्बिंग से ही की थी, लेकिन इंटेलिजेंस को इस केस में कुछ भी नहीं मिला। फिर वहां से एक स्टेटमेंट लीक हुआ जिसको PIF के लीडर उमर जादर ने फर्जी बताया। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने इंटेलिजेंस के 2 पुराने ऑफिसर्स को बुलाया और इस केस पर नजर डालने के लिए कहा। सारी कहानी जानने के बाद पीटर उनसे पूछता है कि व्हाइट हाउस में गद्दार कौन हो सकता है, लेकिन डायना को खुद भी किसी पर शक नहीं था, क्योंकि हाकिंस अब मर चुका है और किसी और ऑफिसर पर शक करने के लिए उसके पास कोई वजह ही नहीं है। डायना की बातों से पीटर को उस पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो उन्हें रोज के पास ले जाता है। रोज उस वक्त अपने लैपटॉप पर उस ड्राइव में मिला एक वीडियो देख रही थी जिसमें लेडी प्रेसिडेंट और उमर जादर आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर प्रेसिडेंट जादर से स्टेटमेंट को लेकर सवाल करती है, क्योंकि मेट्रो बॉम्बिंग का पूरा इल्जाम इस समय जादर की पार्टी के ऊपर ही है, लेकिन जादर इस बात को साफ साफ मना कर देता है कि मेट्रो बॉम्बिंग में उसकी पार्टी का कोई हाथ नहीं। दरअसल जादर के लोगों ने पहले भी कई बार बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, इसलिए लेडी प्रेसिडेंट और उसके बाकी लोगों को शक था कि इन सब में जादर की पार्टी का ही हाथ हो सकता है, लेकिन किसी के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब रोज अपने मन में सभी उठ रहे सवालों को एक कॉपी में लिखती जा रही थी, ताकि बाद में उससे कुछ भी मिस आउट ना हो। कुछ देर बाद पीटर डायना को लेकर वहां आ जाता है, लेकिन रोज डायना को देखते ही पीटर से नाराज हो जाती है। बड़ी ही मुश्किल से डायना रोज को समझाती है कि वो गद्दार नहीं है, और अब वो उसे सारी सच्चाई बताना शुरू कर देती है कि उसके अंकल और आंटी कौन थे। तभी हम मैडी के आर्ट प्रोफेसर पाउलो को देखते हैं, जिनके पास एक मैसेज आया था कि हमें मैडी का काम थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा। फिर पाउलो रिप्लाई करता है कि हम ये काम जल्दी ही निपटा लेंगे। दरअसल ये मैसेज उसी आदमी का था जिसने मेट्रो के अंदर बॉम्ब रखा था, और इसकी बॉडी पर भी वही सांप वाला टैटू बना हुआ था जो टैटू पीटर ने बॉम्ब रखने वाले आदमी को पकड़ते वक्त देखा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत एरिक मोंक्स की पिछली कहानी के साथ होती है। एरिक उस दिन मिस्टर प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए उनके साथ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक आदमी में गड़बड़ी महसूस हुई। अब एरिक उसे रोक पाता, इससे पहले ही वो आदमी प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है, लेकिन एरिक के बीच में आ जाने के कारण प्रेसिडेंट बच जाते हैं और गोली एरिक के कंधे में लग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं चेल्सी एरिक मोंक से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, क्योंकि वो उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर चेल्सी एरिक को कहती है कि मुझे पता लगा है तुम पहले ड्रग लिया करते थे और इसीलिए तुम्हें रिहैब में भी जाना पड़ा। अब अगर तुम मैडी की सुरक्षा करना चाहते हो तो तुमको मेरे तौर तरीके सीखने होंगे। फिर चेल्सी की इस बात पर एरिक जवाब देता है कि मैं अब नशा नहीं करता और हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें ही मुझसे कुछ सीखने को मिल जाए। दरअसल चेल्सी एरिक की काबिलियत पर शक कर रही थी, लेकिन ये बात उसे भी पता है कि आगे चलकर वो एरिक के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। तभी हम रोज और डायना फार को देखते हैं, जो उस हार्ड ड्राइव के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रोज डायना को बताती है कि हार्ड ड्राइव में मुझे एक पता मिला है, लेकिन व्हाइट हाउस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पते के बारे में मैं और पीटर खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डायना को रोज की बात सही लगती है, इसलिए वो उन पर हार्ड ड्राइव देने के लिए ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालती।
फिर डायना के जाने से पहले रोज उनसे पूछती है कि क्या आप किसी आई स्प्रे के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेरे अंकल आंटी ने मरने से पहले कहा था कि आई स्प्रे को वार्न करना होगा। डायना कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आई स्प्रे कोई कोड नेम हो। फिर डायना वहां से अपने ऑफिस चली जाती है क्योंकि उनको अब आई स्प्रे के बारे में पता लगाना था। डायना के जाते ही रोज और पीटर भी उस पते के लिए निकल जाते हैं। वो घर किसी लोर्ना नाम की एक बूढ़ी महिला का था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोर्ना रोज और पीटर की बात सुने बिना ही उनको वहां से भगा देती है। फिर रोज लोर्ना को बताती है कि ये घर मैंने बचपन में देखा था, और फिर वो लोर्ना को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, जिसके बाद लोर्ना उन्हें अंदर ले जाती है। लोर्ना को ये जानकर बहुत दुख होता है कि हेनरी और एमा अब नहीं रहे। फिर वो पीटर को समझाती है कि इन सब झमेलों में मत पड़ो, क्योंकि जितना तुम इसके बारे में जानोगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। फिर रोज लोर्ना से अनुरोध करती है कि आपको जो कुछ भी पता है प्लीज हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि मेट्रो बॉम्बिंग जैसा ही एक और अटैक होने वाला है। रोज की बातें सुनकर लोर्ना उन्हें एमा और हेनरी की पुरानी कहानी बताना शुरू कर देती है। उन दिनों एमा और हेनरी को पब्लिक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स चाहिए थी, और लोर्ना एक सिविल इंजीनियर थी, इसलिए उन्होंने सीधा लोर्ना से ही हेल्प मांगी। अब उस डेटा का उन्हें क्या करना था ये तो लोर्ना को नहीं पता था, लेकिन एमा और हेनरी ने जो भी फाइल्स उनसे ली थी वो सभी एक बिल्डिंग ब्लॉक की थी। फिर लोर्ना पीटर को कहती है कि अगर तुम्हें उस बिल्डिंग का डिजाइन समझना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना उसे समझा नहीं जा सकता। फिर रास्ते में लोर्ना रोज को बताती है कि मेरी और तुम्हारे अंकल आंटी की मुलाकात मिडलबेरी कॉलेज में हुई थी, और फिर उन्होंने कब FBI ज्वाइन किया ये मुझे भी नहीं पता। फिर रोज ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी आंटी ने अब तक उस कॉलेज के बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। फिर पीटर लोर्ना से पूछता है क्या आप कोड नेम आई स्प्रे के बारे में जानती हैं, लेकिन लोर्ना भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब काफी दूर आ जाने के बाद लोर्ना और रोज एक कैफे में जाते हैं ताकि लोर्ना वहां आराम से रोज को सारी फाइलें दिखा सके। कैफे में पहुंचकर लोर्ना रोज को कहती है कि हार्ड ड्राइव में पीटर का नाम चेक करो, क्योंकि हो सकता है पीटर कहीं अपने पिता जैसा ना हो। लोर्ना के कहने पर रोज एक हार्ड ड्राइव में पीटर का नाम सर्च करती है, लेकिन उसमें पीटर सुथरलैंड का कोई भी जिक्र नहीं था। ड्राइव में सर्च करने के बाद रोज के भी मन को तसल्ली मिलती है, क्योंकि पीटर उसको धोखा नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ जब पीटर बाथरूम में था तो उसको पानी में थोड़ी हलचल नजर आती है, क्योंकि उस कैफे के नीचे टनल्स हैं जहां से मेट्रो आती जाती है। पीटर और रोज को पूरा शक था कि उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट सही जगह पर नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइव में मिली जानकारी के मुताबिक उसे जमीन के ऊपर फटना था, जबकि वो मेट्रो जमीन के नीचे से जा रही थी। फिर पीटर इस बारे में रोज और लोर्ना से बात करता है, जिसके बाद रोज मैप में देखकर पता लगाती है कि जमीन के नीचे टनल्स में असल में है क्या। फिर जब बातचीत खत्म होने के बाद लोर्ना वहां से जाने लगती है तो पीटर उनके पास जाता है और अपने पिताजी के बारे में पूछता है, लेकिन लोर्ना उसे कहती है कि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी। पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे साबित करे कि उसके पिता निर्दोष हैं, क्योंकि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक पीटर के सिर से भी कलंक नहीं हटेगा। फिर पीटर लोर्ना को गाड़ी में बिठाता है और वहां से भेज देता है। फिर उनके जाते ही पीटर के पास सिस्को का फोन आता है, जिसने ये बताने के लिए फोन किया था कि गाड़ी का पता चल गया है। फिर पीटर कहता है कि जब तक मैं और रोज वहां ना आ जाए तब तक तुम कोई भी एक्शन मत लेना, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो क्रिमिनल्स को पकड़ने का ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर कुछ देर बाद पीटर डेल और रेजिन को पकड़ने के लिए उनके घर में आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों वहां थे ही नहीं, क्योंकि डेल के बॉस ने उनको एक नया मिशन दिया था, और वो मिशन था लोर्ना को मारना। फिर डेल और रेजिन लोर्ना के सामने बंदूक तानकर उससे पूछते हैं कि तुमने उस लड़की और FBI वाले दोस्त को क्या बताया, लेकिन लोर्ना उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब डेल और रेजिन उनके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रोज और पीटर दोनों ही एक होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं, और वहां की मैनेजर को एक झूठी कहानी बताकर कहते हैं कि अगर कोई हमारे बारे में पूछने आए तो तुम उसे कुछ भी मत बताना। मैनेजर उनकी बात मान लेती है और फिर वे दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। डिनर के वक्त रोज पीटर से उसकी गर्लफ्रेंड जोई के बारे में पूछती है, लेकिन जोई का नाम सुनते ही पीटर थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे शायद उसे थोड़ा और समय देना चाहिए था। अब पीटर की बातों से साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो जोई से बहुत प्यार करता था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे कि जोई उसको छोड़कर चली गई। फिर ढेर सारी बातें करने के बाद रोज और पीटर दोनों ही सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अगली सुबह डेल और रेजिन जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे, क्योंकि उन्हें उसके अंदर लोर्ना की बॉडी को दफनाना था।
डेल ने लोर्ना को डरा धमकाकर सारी जानकारी हासिल कर ली थी और जानकारी मिलने के बाद वे लोग उसे मार देते हैं। तभी जब पीटर की नींद खुलती है तो वो देखता है रोज सामने बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रही है। फिर रोज पीटर से पूछती है कि मेट्रो बॉम्बिंग में तुम्हारे अलावा और कौन सस्पेक्ट था। पीटर कहता है मेरे अलावा एक और आदमी था जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी। उसके शरीर पर सांप वाला टैटू भी बना हुआ था और उसी ने मेट्रो के अंदर बॉम्ब भी रखा था। लेकिन जब मैंने पुलिस को ये सारी डिटेल्स बताई तो उनको ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला। फिर रोज सीसीटीवी फुटेज में उस ब्लैक जैकेट वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी पीटर के पास डायना का फोन आता है और अब की बार उसने किसी नए नंबर से कॉन्टेक्ट किया था। डायना पीटर को बताती है कि तुम बिल्कुल सही थे, मेरे फोन में स्पाईवेयर मिला है। इसका मतलब ये है कि कोई हमारी कॉल्स को ट्रेस कर रहा था। फिर पीटर उनको बताता है कि मैं और रोज उस एड्रेस पर गए थे और हमें शक है कि बहुत जल्द जमीन के ऊपर एक और हमला होने वाला है। फिर वो कहता है कि सारी डिटेल्स मैं आपको मिलकर बताऊंगा और फिर वो फोन काट देता है। फोन काटने के बाद पीटर रोज से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर जवाब में रोज बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाली सुबह मुझे कैफे वाली फुटेज में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसमें एक लड़की लगातार 5 घंटे तक खुद से ही बातें कर रही थी। फिर जब पीटर उस फुटेज को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की खुद से नहीं बल्कि माइक पर किसी से बात कर रही थी और उस लड़की का नाम है चेल्सी। फिर वो बताता है कि ये लड़की सीक्रेट सर्विस एजेंट है और मैं इसको जानता हूँ। दूसरी तरफ मैडी और आर्ट प्रोफेसर खाली क्लास का फायदा उठाकर रोमांस कर रहे थे। फिर मैडी उसे कहती है कि हमें अब एक रूम का जुगाड़ करना होगा और मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरे आसपास कोई भी बॉडीगार्ड ना हो। फिर आर्ट क्लास खत्म होने के बाद मैडी अपने घर आ जाती है। उस समय मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट भी मैडी से मिलने के लिए वहां पर ही आए हुए थे, लेकिन उससे पहले वो डेल के बॉस को फोन करते हैं और लोर्ना की पूरी जानकारी लेते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये सब कब खत्म होगा और डेल का बॉस जवाब देता है बहुत जल्द। फिर फोन काटने के बाद वाइस प्रेसिडेंट अपनी बेटी के पास जाते हैं, लेकिन कमरे में जाते ही उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि मैडी कभी भी अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है। ये तब की बात है जब चेल्सी ने सीक्रेट सर्विस को ज्वाइन किया था। फिर बेन एल्मोरा सभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को मोटिवेट करते हैं और साथ में ये शपथ भी दिलाते हैं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। फिर स्पीच खत्म होने के बाद चेल्सी अपनी माँ से मिलती है, जो काफी देर से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है और तुम्हारे पिताजी को भी होगा। अब सीक्रेट सर्विस में चेल्सी जैसे ऑफिसर का होना बेन के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि चेल्सी का काम करने का तरीका सबसे हटके है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वाइस प्रेसिडेंट और उनकी बेटी मैडी के बीच अभी तक सुलह नहीं हुई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैडी अय्याशी बंद कर दे, जबकि मैडी उनकी बात नहीं मानती। फिर वाइस प्रेसिडेंट एशले मैडी को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा नया शेड्यूल आ जाएगा और फिर तुम्हें मेरे साथ वास्किंग चलना होगा। अब मैडी को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है और फिर वो इस बारे में चेल्सी से भी बात करती है। फिर चेल्सी उसको सलाह देती है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट से एग्जाम का बहाना बनाकर झूठ बोल दो, लेकिन मैडी ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर मैडी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे अब झूठ के साथ जीने की आदत हो गई है और शायद ये जिंदगी अब ऐसे ही रहेगी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी तभी चेल्सी को एक ऑफिसर का मैसेज आता है कि बाहर कोई FBI एजेंट आपका वेट कर रहा है। ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि पीटर था, जिसको देखते ही चेल्सी उसको पहचान लेती है। दरअसल ये दोनों एक बास्केटबॉल के मैच के दौरान मिले थे और तभी से ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर पीटर उससे पूछता है कि तुम मेट्रो ब्लास्ट के दौरान किसकी प्रोडक्शन कर रही थी, क्योंकि अगर तुम मैडी की सिक्योरिटी पर थी तो उसकी जान अभी खतरे में है। लेकिन चेल्सी पीटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस एजेंट बिना अपने बॉस की परमिशन के FBI वालों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर पीटर उसे बहुत समझाता है कि मैं डायना की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन चेल्सी उसको कहती है कि मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले अपने बॉस से पूछना होगा। फिर चेल्सी के जाने के बाद रोज पीटर को कहती है चलो लाइब्रेरी चलते हैं, क्योंकि नए नए आइडिया सोचने के लिए लाइब्रेरी सबसे अच्छी जगह है। दूसरी तरफ चेल्सी अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि पीटर नाम का एक FBI एजेंट मैडी के बारे में पूछताछ कर रहा था और उसका कहना है कि वो डायना 4 की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर चेल्सी की बातें सुनकर बेन नाराज हो जाता है, क्योंकि उसको FBI वाले शुरू से ही पसंद नहीं है। फिर वो चेल्सी को कहता है कि तुम पीटर को कुछ भी मत बताना और अगर वो फिर से पूछे तो कह देना कि तुम उस दिन मैडी की प्रोडक्शन नहीं कर रही थी।
फिर चेल्सी से बात होने के बाद बेन सीधा ही डायना के पास पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि आपका पालतू कुत्ता पीटर मेरी एजेंट से पूछताछ क्यों कर रहा है। डायना खुद ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि पीटर मैडी की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा था। फिर वो पीटर की साइड लेते हुए बोलती है कि मुझे पीटर पर पूरा भरोसा है, और जहां तक बात है सीक्रेट सर्विस एजेंट की, तो तुम्हें याद ही होगा कि रोज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही थी। फिर बेन डायना से और बहस नहीं करता, बस इतना ही कहता है कि तुम्हें अपने ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है। दूसरी तरफ रोज और पीटर लाइब्रेरी में उसी रिंग वाले सिंबल को ढूंढ रहे थे जो किसी शाही परिवार से ताल्लुक रखता है। रोज को एक किताब में ठीक वैसा ही सिंबल मिल जाता है, जिसके बाद वो उसके मालिक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। पीटर रोज से कहता है कि मुझे शायद हाकिंस की वाइफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें हाकिंस की मौत के बारे में कुछ पता हो। लेकिन वो रोज को लाइब्रेरी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर रोज उसे समझाती है कि लाइब्रेरी में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ काफी सारे लोग भी हैं, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर पीटर रोज को अपना नया फोन नंबर देकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास चेल्सी का फोन आता है और वो बताती है कि उस दिन मैं मैडी की प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। फिर पीटर पूछता है तो फिर तुम किसकी प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन चेल्सी उसको कुछ भी बताने की बजाय फोन रखने के लिए कहती है। उस समय पीटर चेल्सी से आइसप्रे के बारे में भी पूछता है, लेकिन आइसप्रे का नाम सुनते ही चेल्सी कुछ सोचने लगती है और फिर पीटर को बाय कहकर फोन काट देती है। पीटर से बात होने के बाद चेल्सी मैडी का इंतजार करने लगती है, जिसकी आर्ट क्लास अब खत्म होने वाली थी। तभी मैडी बाहर जाने से पहले पाउलो के लिए एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा था कि मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगी। पाउलो उस नोट को पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त मटीहो को जाकर बताता है कि मैडी आज रात मुझसे मिलने आ रही है, इसलिए अब हम उसे सब कुछ सच बता देंगे। अब पाउलो और मटीहो किस सच की बात कर रहे थे ये तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मैडी के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ लेडी प्रेसिडेंट बेन और डायना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके पास आती है। फिर बेन उनको बताता है कि पीटर सुथरलैंड मेरी एक एजेंट से मैडी के बारे में पूछताछ कर रहा था और उसका कहना है कि ये असाइनमेंट उसको डायना फोर ने ही दिया है। फिर डायना भी अपनी सफाई में हाकिंस की मौत और रोज की सिक्योरिटी का जिक्र करती है, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद लेडी प्रेसिडेंट डायना को छोड़कर सभी अधिकारियों को बाहर जाने का आदेश देती है। फिर वो डायना से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर जवाब में डायना कहती है कि शाम तक पीटर हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर लेडी प्रेसिडेंट उसे समझाती है कि रोज और पीटर की जान खतरे में है, इसलिए जो करना है सोच समझकर करना। डायना से इतना कहकर प्रेसिडेंट वहां से चली जाती है। इतने में पीटर हाकिंस के घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी से मुलाकात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं आपके पति हाकिंस के साथ ही काम करता था। फिर पीटर के पूछने पर हाकिंस की वाइफ उसको पूरी इजाजत देती है कि तुम हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार मेरे घर की चेकिंग हो चुकी है। फिर पीटर उनको कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि कई साल पहले मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम बस सवाल ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बस सवाल ही सवाल बढ़ते जाते हैं। पीटर की बातें सुनकर हाकिंस की वाइफ को एहसास होता है कि वो एक अच्छा इंसान है और इसीलिए अब वो पीटर को सारी बात बताना शुरू कर देती है। दरअसल हाकिंस जब भी किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करता था तो वो उसके बारे में अपनी पत्नी को जरूर बताता था। एमा और हेनरी की मौत का भी हाकिंस को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो उनके पर्सनल हैंडलर थे। हाकिंस ने मेट्रो बॉम्बिंग केस पर भी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उनको जादर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। फिर उन्होंने पुरानी फाइलें चेक की और उनकी इन्वेस्टिगेशन एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ इशारा कर रही थी, जिसका नाम था टर्न लेक इंडस्ट्रीज। उस दिन हाकिंस टर्न लेक इंडस्ट्रीज में ही किसी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन हाकिंस की पत्नी को ये नहीं पता था कि वो किससे मिलने गए थे, लेकिन उन्हें शक था कि हाकिंस जरूर वहां के सीईओ से ही मिलने गए थे। अब एक तरफ तो पीटर हाकिंस के बारे में डिटेल्स जान रहा था और दूसरी तरफ रोज को उस सिंबल के बारे में जानकारी मिल जाती है। दरअसल वो सिंबल किसी पवेलिक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है और उस फैमिली में एक शख्स मिसिंग सस्पेक्ट है जिसका नाम है डेल। फिर जब रोज मिसिंग सस्पेक्ट में डेल की तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हो रहा है वो सब डेल और रेजिन की वजह से ही हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं मैडी चेल्सी से अपने ड्रेस कोड को लेकर बात कर रही थी। चेल्सी को आइडिया हो जाता है कि मैडी किसी लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि मैडी और किसी से नहीं बल्कि पाउलो से मिलने जा रही है। फिर मैडी चेल्सी को कहती है कि अब तुम अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा सकती हो,
लेकिन चेल्सी उसको जवाब देती है कि मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैडी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चेल्सी के रहते पाउलो से कैसे मिलेगी, क्योंकि चेल्सी हर वक्त उसके पीछे ही घूमती रहती है। फिर कुछ देर बाद मैडी एक प्लान बनाती है जिसके चलते वो आसानी से चेल्सी को चकमा देकर वहां से भाग सकती है। लेकिन वो प्लान क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। तभी पीटर रोज के पास आकर उसे बताता है कि हॉकिंस टर्न लेक इंडस्ट्री में किसी से मिलने गया था और हो ना हो वो वही इंसान है जो इस केस की पहेली को सुलझा सकता है। फिर रोज भी अपनी इकट्ठी की हुई जानकारी पीटर को बताती है। वो बताती है कि डेल का नाम पूरे वेब पेज पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि इंटरनेट पर जो नाम लिखा हुआ है वो है आंद्रेज पावेलिक का, जो किसी रॉयल फैमिली का ही सदस्य है। फिर रोज पीटर को कहती है कि पावेलिक के गायब होने से पहले वो प्रेस वालों से किसी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुनते ही पीटर समझ जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर टर्न लेक इंडस्ट्रीज वाला ही है। तभी कुछ देर बाद पीटर के पास डायना का फोन आता है और वो तुरंत उसको व्हाइट हाउस आने का आदेश देती है, क्योंकि पीटर की इन्वेस्टिगेशन को लेकर वहां पर कई सारे सवाल उठ रहे थे। फिर पीटर रोज को वापस व्हाइट हाउस चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। टर्न लेक इंडस्ट्रीज के सीईओ का नाम गार्डन विक है और आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि गार्डन विक कोई और नहीं बल्कि रेजिन और डेल का बॉस है। रोज को इंटरनेट पर गार्डन विक और मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट की बहुत सारी तस्वीरें भी मिली हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि रोज और पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि गार्डन डेल और रेजिन का बॉस है, लेकिन बहुत जल्द उसे ये भी पता चल जाएगा। पीटर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डेल और रेजिन बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वे दोनों जब गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं तो डेल उनका पीछा करने लगता है। अब वो उनके साथ क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मैडी चेल्सी से बचकर भागने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाती है और फिर वहां की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। मॉन्क्स उस वक्त वहां पर नहीं था क्योंकि चेल्सी ने उसे छुट्टी दे दी थी, लेकिन बाद में जब स्थिति बिगड़ जाती है तो चेल्सी उसको भी इन्फॉर्म कर देती है। तभी मैडी पाउलो के घर पहुंचकर उसके गले लग जाती है और फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में पाउलो का दोस्त मटीहो वहां पर आकर पाउलो को गोली मार देता है। ये सब देखकर मैडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मटीहो मैडी का मुंह बंद करके उसको वहां से ले जाता है और अब वो उसके साथ क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मॉन्क्स चेल्सी से कहता है कि हमें पाउलो के घर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि हो ना हो मुझे शुरू से ही उसकी आंख में लफड़े का बाल नजर आता है। अब एरिक मॉन्क की बात सुनने के बाद चेल्सी तुरंत पाउलो का एड्रेस निकालती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचकर मैडी के कपड़े और पाउलो की लाश देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मटीहो मैडी के साथ क्या करेगा और पीटर और रोज भी डेल से बचने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों बहुत जल्द मैं इसका बी पार्ट लेकर हाजिर हो जाऊंगा, सो प्लीज अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इसका बी पार्ट जैसे ही आए आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे द नाइट एजेंट की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।